देव और रिया की बातें सुनकर प्रेम और पूजा भी वहां पहुंच गए। रिया की बात पर दोनों हंसने लगे। अरे नहीं, कामचोर हो गया ये, इसे छुट्टी चाहिए थी। देव ने कुछ नहीं कहा। प्रेम और पूजा की बातों का उसे बुरा नहीं लगा, पर रिया की बात ने उसका दिल तोड़ दिया। तभी रिया फिर झुंझलाते हुए बोली, देव, तुम्हारी इन स्टूपिड बातों के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम अभी की तरह सेंसिटिव नहीं हो। उसे बचपन से ही बहुत नाजों से पाला गया है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अनाथालय में पला बड़ा हूँ, तो मुझे आदत होनी चाहिए, राइट? देव की बात सुनकर रिया एक पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए वो सफाई देने लगी। देव, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, तुम अभी की सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। देव खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना कोई उम्मीद। रिया, एक बात तो मैं डेफिनेटली जान गया, मेरा तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन सही था। देव की बात सुनकर रिया शॉक थी। वो इस पर रिएक्ट करती तभी एम्बुलेंस का सायरन बजा। हॉस्पिटल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। देव धीमे कदमों से वहां से चला गया। लिविंग रूम में देव एकदम खामोश बैठा था। उसका ध्यान जैसे घड़ी की टिक टिक पर था। बाथरूम से शावर की धीमी आवाज आ रही थी। तभी रिया आई और देव के सामने खड़ी हो गई। वो देव की तरफ ही घूर रही थी, जैसे उसे किसी सवाल का जवाब पूछना था। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हस्बैंड हो तुम मेरे। मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो शादी क्यों करती तुमसे? देव के होंठों पर एक बार फिर फीकी मुस्कान उभरी। उसने सीधे रिया की आंखों में देखा। पसंद और प्यार में फर्क होता रिया। रिया ने देव की आंखों में देखा, पर उसके पास शायद देव के सवाल का जवाब नहीं था। तो सोच समझकर जवाब दो, तुम मुझे पसंद करती हो या फिर प्यार? रिया ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे देव के इस सवाल ने उसके सर पर एक बड़ा बोझ डाल दिया हो। देव, लिसन टू मी। तुम ये बातें। तभी अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला। बिना शर्ट पहने अविनाश ने बाहर की तरफ झांका। रिया को देखते ही वो मुस्कुराया। उसके फेस एक्सप्रेशन पर अपनापन, अधिकार, सब कुछ साफ दिख रहा था। रिया ने पलटकर अविनाश की तरफ देखा। अविनाश वापस कमरे में चला गया। तो अब इसके कपड़े भी तुम चेंज करोगी? देव, सुनो। रिया प्लीज जाओ, उसे वेट मत कराओ। रिया देव के पास आई और धीमी आवाज में बोली, समझने की कोशिश करो, अपनी सोच बदलो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? सिर्फ शर्ट चेंज करनी है। तुम जानते हो उसका हाथ जला है। हम दोस्त हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देव ने फेक स्माइल किया। रिया जल्दी से अविनाश के कमरे में गई। रूम का दरवाजा हल्का खुला था, जिससे आवाजें बाहर साफ सुनाई दे रही थी। रिया अविनाश को शर्ट पहनाने लगी। अविनाश जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। वो रिया के बहुत करीब आ गया और हंसने लगा। अविनाश जानता था देव बाहर सब सुन रहा था, इसलिए वो रिया के और करीब आया। तब तक प्रेम और पूजा भी रूम में आ गए। उन्हें देव को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया। देखा देव, तुम्हें तो कभी बटन लगवाने का भी चांस नहीं मिला, और अभी के लिए रिया खुद बटन लगा रही है। तभी अंदर से रिया की आवाज आई, क्या कर रहे हो अभी? सीधे खड़े रहो ना, हिलाया मत करो, बटन गलत लग जाएंगे। देव उन दोनों की बातों से ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा। तभी उसका फोन बजा। कॉल मिस्टर राव की थी। वो कॉल रिसीव करने के लिए कमरे के दूसरे कोने की तरफ चला गया। हेलो, यस सर। देव, तुम कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु आ सकते हो? अगर तुम्हारा वहां पेपर वर्क हो गया हो तो।
हाँ सर, बिल्कुल। मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर चुका हूँ। रिया तब तक बाहर आ चुकी थी। उसने देव की बात सुन ली थी। उसे देव की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फोन डिस्कनेक्ट करते ही वो वापस मुड़ा। उसकी नजर रिया से मिली, पर अब देव के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी, जैसे वो अब सब कुछ कह चुका था। पर डिवोर्स की बात सुनकर रिया हक्की बक्की थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रेम बोल पड़ा। तुम्हारी शादी तो टूट गई, पर सॉरी, रिया का दिल नहीं। रिया देव के पास आई। वो अब परेशान दिख रही थी। देव, तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? और तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? ये कैसा मजाक है देव? मजाक? डिवोर्स पेपर्स पर तुम भी साइन कर चुकी हो। देव, बंद करो ये घटिया ड्रामा। तभी अविनाश खुद को कमजोर दिखाते हुए रूम में आ गया, धीमी चाल और चेहरे पर उदासी। रिया उसकी तरफ मुड़ी। उसे अविनाश की चिंता होने लगी। अरे तुम बाहर क्यों आए? कॉल कर लेते, मैं आ जाती। अविनाश ने एक नजर देव की तरफ देखा। अविनाश हम्बल एक्सप्रेशंस लिए देव के पास आया। देव सर, आप शर्ट चेंज करने वाली बात पर गुस्सा मत कीजिए। रिया और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमारे बीच सब नॉर्मल है। अभी प्लीज बस करो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। देव की नजरें रिया पर टिक गईं, अनगिनत सवालों से भरी हुई। तभी अविनाश देव के और करीब आया और कान के पास धीमी आवाज में बोला, जल्दी बुला लिया आपने रिया को, नहीं तो अब तक तो वो मेरी जीन्स की जिप। देव ने गुस्से से अविनाश का कॉलर पकड़ लिया। अविनाश तुरंत पीछे हटा और फिर आगे बढ़कर बड़बड़ाया, रिया की सॉफ्ट स्किन, उफ, वो जब फूंक मारती है तो लगता है जैसे। अब देव से रहा नहीं गया। उसने एक जोरदार पंच अविनाश के मुंह पर मारा। रिया ने जैसे ही देखा, वो गुस्से से देव के पास आई और देव के मुंह पर जोरदार चाटा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी पर हाथ उठाने की? पागल हो गए हो क्या? अविनाश ये देखकर एक दबी हंसी हंसा। वो यही तो चाहता था। प्रेम और पूजा शॉक्ड खड़े थे। देव ने कुछ नहीं कहा, बस वो थोड़ा पीछे हट गया। रिया अभी भी गुस्से से कांप रही थी। बस देव, अब बहुत हुआ। हाँ रिया, बहुत हुआ। इतना कहते ही देव धीरे धीरे पीछे हटा। रिया अविनाश को संभालने लगी, जो जानबूझकर फर्श पर बैठ गया था। अभी उठो, तुम ठीक हो ना? रिया अविनाश को सहारा देकर उठाने लगी। तभी रिया की नजर देव पर पड़ी, जो चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। देव, रुको। पर देव के कदम नहीं रुके। तभी अविनाश दर्द में होने का नाटक करने लगा। रिया। रिया ने अविनाश की तरफ देखा और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। अभी तुम ठीक हो ना? ज्यादा दर्द हुआ क्या? अविनाश रिया के गले से लिपट गया और देव को जाते हुए देखकर कनिंगली स्माइल किया और मन ही मन सोचने लगा, मैं अपना जैकपॉट यूं ही तुझे थोड़ी दे दूंगा। अभी तो तुझे देव से डेविल बनाया है, अब आगे आगे देख होता है क्या। मिस्टर राव अपने कैबिन में बैठे थे, एकदम शांत और सीरियस, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और देव अंदर आया, एकदम शांत और प्रोफेशनल लुक। देव, थैंक यू फॉर कमिंग टू बैंगलोर सो अर्जेंटली। देव ने मुस्कुराते हुए रिगार्ड में सर हिलाया। एक्चुअली देव, कंपनी चाहती है कि रिसर्च अगले 5 दिनों में शुरू हो जाए। देव ध्यान से मिस्टर राव की बातें सुनने लगा। मिस्टर राव ने बोलना जारी रखा, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारी आइडेंटिटी और हमारा ये प्रोजेक्ट सब टॉप सीक्रेट रहेगा, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। देव बिना कोई सवाल किए कागज ध्यान से पढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, ओके सर। मिस्टर राव के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। देव पूरी तरह से बस काम में डूब जाना चाहता था, ताकि रिया की यादों को दिल से निकाल सके। उसे कंपनी की शर्तें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
पर मिस्टर राव कॉन्ट्रैक्ट से पहले देव को शर्तें बताना चाहते थे। देव, मैंने कहा था ना, कंपनी की शर्त। जी सर, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। ओके देव, और इस दौरान नो फोन अलाउड, नो कांटेक्ट, नो मीटिंग्स, पूरे साल के लिए। देव बस कागज के पन्ने पलट रहा था, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। वो बस मन ही मन कहने लगा, 1 साल तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे, रिया कपूर, आई नो इट। देव मिस्टर राव के कैबिन से बाहर निकला। बाहर निकलते ही देव ने फोन ऑन किया। स्क्रीन पर एक नंबर उभरा। देव की आंखें फैल गईं। 130 मिस्ड कॉल्स। रिया, उसने इतने कॉल क्यों किए? वो ठीक तो होगी? देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लगभग भागते हुए ऑफिस से बाहर निकला और सीधे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। पूरे रास्ते वो रिया को कॉल लगाता रहा, पर रिया ने कॉल रिसीव नहीं की। इससे देव और भी परेशान हो गया। आखिर रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? वो ठीक तो होगी? देव तेज कदमों से घर के अंदर घुसा। केयरटेकर उसे देखते ही हड़बड़ाया। अच्छा हो आप आ गए सर। मैम की हालत। क्या हुआ उसे? केयरटेकर आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी देव के कानों में बर्तन टूटने की तेज आवाज आने लगी। देव तेजी से अंदर गया। क्या कर रही हो रिया? बस करो। देव को देखते ही रिया बौखला गई। उसने हाथ में पकड़ी प्लेट जमीन पर पटक दी और चिल्लाई, कहाँ थे तुम? हाँ, पिछले 3 दिनों से कहाँ गायब हो? मैं कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ और तुम हो कि? आखिर मेरी याद तो आई तुम्हें। इस घर में ना तो किसी शेफ को खाना बनाना आता है और ना केयर टेकर को ढंग से सफाई करना। इस तरह जाना था तो इन सब को सिखा कर जाते। काम आ गया था, अचानक जाना पड़ा। कौन सा काम? घर चलाने के पैसे तो देती हूँ ना मैं तुम्हें। अब कौन से काम का चस्का पड़ गया? रिया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, पर मुझे लगता है अब नहीं। तुम्हें सिर्फ नौकर चाहिए, पति नहीं। देव की ऐसे चुभने वाली बातें सुनकर रिया थोड़ी सहम गई। वो देव के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। देव, मेरी बात सुनो। उस दिन अवी की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बस उसकी शर्ट चेंज करने में हेल्प की थी। मुझे उस दिन के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। शक का कोई इलाज नहीं होता देव। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, सब तुम्हारा वहम है। और देखो, वो अब यहाँ से जा चुका है। उसका घर रेडी हो गया। देव ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना सर हिलाया। चलो, अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बना दो। कहते ही रिया ने देव का बाजू पकड़ लिया। देव का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो करहा उठा। देव ने रिया का हाथ झटक दिया। रिया को थोड़ी हैरानी हुई। रिया, शायद तुम भूल गई, मेरी भी बाजू चली थी। घाव अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मेरे लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाना। अभी चलो मेरे साथ। रिया देव को लिविंग रूम में ले गई। फिर उसने वहीं टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाया और उसे खोला। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई। बाहर से प्रेम ने एंट्री की। देव, सॉरी, अभी की केयर करते करते मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाई। तुम इसलिए नाराज थे ना, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम वो सब भूल जाओ। ओके? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये मुझे इसीलिए दे रही हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। रिया हल्के से मुस्कुराई। उसने देव के चेहरे की तरफ देखा। माफी? और तुमसे? देव की बात सुनकर प्रेम भी हंसने लगा। रिया और प्रेम दोनों हंस रहे थे, पर देव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वो सोचने लगा, कुछ जख्म हंसी से और भी गहरे हो जाते हैं। ओ ले 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 ले, अपने पेट को पटाने के लिए मालकिन हड्डी लाई है। ये कहते हुए प्रेम देव के पास आया और उसके गाल खींचने लगा। उसे देव को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया। देव ने प्रेम का हाथ झटक दिया। रिया बहुत खुश दिख रही थी। वो एक्साइटमेंट में बोली, जानते हो देव, मैंने अपने सारे असिस्टेंट से कहा था जो भी दुनिया की बेस्ट घड़ी है ढूंढ कर लाओ। फाइनली मुझे ये पसंद आई। ये स्पेशली मैंने रशिया से मंगवाई है, बहुत महंगी है, 90 लाख की।
देव एकदम चुप था। तभी डोरबेल बजी। रिया देव को घड़ी दिखाते हुए फिर से एक्साइटमेंट में बोली, सोच लो देव, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ये घड़ी अभी को दे दूंगी। बिल्कुल सही, घड़ी भी अभी की और रिया भी अभी की। देव, तो क्या अभी को दे दूं? फिर गुस्सा मत करना। तभी अवी और पूजा एक साथ अंदर आए। प्रेम उन दोनों को देखकर एक्साइटेड हो गया। उसने अविनाश को देखते ही कहा, अविनाश, तुम यहाँ से चले क्यों गए? तुम्हें तो पता है ना रिया तुम्हें कितना पसंद करती है। तभी पूजा की नजर घड़ी पर पड़ी। वो एक्साइटमेंट में बोली, वाओ, ये तो रशिया के खास कलेक्शन में से एक है। क्या कोइंसिडेंस है। अभी अभी इसी घड़ी के बारे में तो बात कर रहा था। मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट लाई हो क्या, या फिर देव सर के लिए? तुम्हारे लिए ही होगा। रिया ने आज तक इसे कोई गिफ्ट थोड़ी ही ना दिया है ना दीदी? अरे देव के लिए गिफ्ट की क्या जरूरत है? उसके लिए तो रिया की बची खुची मुस्कान ही काफी है। देव के जहन में एक बार फिर दर्द भरी यादें उभर आई। हाय रिया, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये देखो, तुम्हारे एनिवर्सरी गिफ्ट। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? देव के लाए गिफ्ट को देखकर रिया के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी, पर देव के सवाल पर उसके चेहरे पर गिल्ट वाले एक्सप्रेशन नजर आए। कोई बात नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी। रिया, ये तुम्हारे लिए हैप्पी एनिवर्सरी। अब जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। रिया ने अपना पर्स खोला और उसमें से रुपयों की एक गड्डी निकाली। रिया के ऐसे कोल्ड बिहेवियर से देव के दिल को हमेशा गहरी चोट पहुंचती थी, पर वो तो रिया को दिलो जान से चाहता था, इसलिए सब सह लिया करता था। हमारी एनिवर्सरी पर रिया, तुम मेरे लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाई, पर इस बार अनजाने में ही सही तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। आज हमारी एनिवर्सरी है, पर कमाल की बात यह है कि तुम इस दिन को भूल भी चुकी हो। 25 सितंबर, हमारी 5वीं एनिवर्सरी। देव ने घड़ी वाला बॉक्स बंद किया, फिर अविनाश की तरफ देखा। ये घड़ी पहनो अविनाश, रिया तुम्हारे लिए ही लेकर आई है। रिया हैरानी से देव की तरफ देखने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दोनों तरफ खामोशी थी। शायद कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। थैंक्स रिया। बाय द वे, देव सर, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? पूजा कह रही थी कि रिया ने आपको कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, और ये इतनी महंगी घड़ी मेरे लिए। अभी प्लीज, देव के लिए तो रिया ने इतने सालों में एक रुमाल भी नहीं खरीदा, फिर भी ये गुलाम की तरह खड़ा रहता है। इसे इतनी महंगी घड़ी देने का फायदा ही क्या है? इसे तो इस क्लास की कोई नॉलेज ही नहीं है। देव ने एक नजर पूजा की तरफ डाली, पर उससे कोई बात नहीं की। फिर वो अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम इसे पहनो। कहते हुए देव जाने लगा। पीछे से रिया ने उसे पुकारा। देव, जस्ट वेट। तुम तभी अविनाश ने एक्साइटमेंट और मासूमियत दिखाते हुए रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया प्लीज, अब ये घड़ी तुम ही पहना दो ना। अविनाश की इतने अधिकार वाली रिक्वेस्ट को रिया अनदेखा नहीं कर पाई और उसे घड़ी पहनाने लगी। पूजा और प्रेम मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे। देव ने भी पीछे मुड़कर देखा। वो धीरे से खुद से ही बोला, ये हमारी आखिरी एनिवर्सरी थी, काश तुम्हें याद होता रिया। देव उन सब के बीच एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने लगा। तभी रिया रूम में आई। उसके हाथ में एक ब्रांडेड सूट था। तुमने आज जो बाहर हरकत की, उसके बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अभी ये रख लो, खास तौर से तुम्हारे लिए मंगवाया। आज पार्टी है, तुम्हें चलना है। मुझे पार्टी पसंद नहीं है। पर पापा से मिलने के लिए तो मना नहीं कर पाओगे, पापा भी पार्टी में आएंगे। देव ने रिया से कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन सोचने लगा। चलो ठीक है, आखिरी बार मिस्टर कपूर से भी मिल लूंगा। वाह अवी, इतनी महंगी घड़ी रिया ने गिफ्ट की है ना? इसका यही मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी देव ने भी हॉल में एंटर किया। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। मैंने भी अभी से यही कहा था।
और इसे देखो, देव, इसके हिस्से तो सिर्फ घर का झाड़ू पोंछा और रिया की डांट आती है। गाइस, ऐसा मत कहो तुम सब। देव सर आखिर रिया के हस्बैंड हैं। आइए देव सर, हाँ प्लीज ज्वाइन कीजिए। प्लीज नाराज मत होना। और वैसे भी शादी और प्यार दो बहुत अलग चीजें हैं। डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। सच तो यह है कि मेरी बीवी के लिए परफेक्ट मैच अविनाश मल्होत्रा ही है। देव की बात सुनकर रिया की जैसे सांस ही अटक गई। अरे ये सब कहने की बात है। एक लो क्लास गरीब आदमी कभी एक रईस औरत को यूं ही जाने नहीं देगा। वैसे भी रिया तो तुम्हारी लॉटरी का टिकट है, हम जैसे एलीट सर्कल में घुसने के लिए। तुम कहाँ जाने दोगे उसे? घर जमाई और नौकर में फर्क ही क्या है? बस हमारी वजह से टाई सूट पहनकर एलीट पार्टियों में घुस जाता है। वैसे रिया, तुम कितना भी महंगा सूट खरीद कर दे दो इसे, पर दिखेगा तो ये वेटर ही। इतना कहते ही पूजा ने टिश्यू से हाथ पोंछा और उसे हवा में उड़ा दिया। टिश्यू पेपर देव के एकदम सामने आकर गिरा। तभी रिया ने पूजा को टोका। पूजा बस करो तुम। रिया के इस रिएक्शन से देव के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। वो सोचने लगा, चलो आखिरकार तुम मेरे साइड ले रही हो रिया। अभी देव ये सोच ही रहा था कि तभी रिया पूजा के करीब गई और धीरे से बोली, पूजा, ऐसे मजाक धीरे किया करो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहते ही रिया देव की तरफ मुड़ी और धीरे से कहने लगी, देव, तुम जाने दो पूजा को। ये टिश्यू उठा लो, इनकी बातें तो तुम जानते ही हो। बस करो रिया, इन लोगों ने इतना कुछ कह दिया, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी और तुमने एक बार भी मेरी साइड नहीं ली। और लोगों का तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हें भी लगता है हमारी जोड़ी बेकार है। अविनाश और तुम एकदम परफेक्ट है ना। देव के इतना कहते ही हॉल में हलचल बढ़ गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खुसर फुसर शुरू हो गई। ये क्या हो गया है तुम्हें देव? पूजा तो ऐसे ही, तुम जानते हो। देव आगे कुछ कहने ही वाला था, पर तभी दूर से महेश कपूर की आवाज आई। देव! सब लोग महेश कपूर की तरफ देखने लगे, जो सलीके से काले रंग का सूट पहने हुए थे। आंखों में एक अलग ही रुआब, पर चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उनकी आवाज सुनते ही देव उनके पास चला गया। वो देव को एक कोने में लेकर गए। देव, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सहा है तुमने। मुझे सच में लगा था रिया को तुमसे प्यार हो जाएगा। आखिर इतना कुछ किया तुमने उसके लिए। शायद उसने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझा। दोस्त नहीं मिस्टर कपूर, दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर। खैर, आपने बदले में जो पैसे दिए उससे काफी मदद मिली। वैसे भी मैं तो बस उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ईमानदारी से निभा रहा था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी से सच में प्यार करते हो। ये सुनते ही देव की जैसे सांस ही अटक गई। उसने गला साफ किया, पर मिस्टर कपूर की बात पर रिएक्ट नहीं किया। मैं जानता हूं देव, तुम रिया की खुशी के लिए जान भी दे सकते हो। मैं आज भी चाहता हूं कि तुम रिया के साथ रहो। इस रिश्ते को निभा लो बेटा। जाने दीजिए मिस्टर कपूर। देव ने आंखों में भराए आंसुओं को बड़ी सावधानी से पोंछा, ताकि किसी को पता ना चल सके। फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, एक रिक्वेस्ट है मिस्टर कपूर, मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ 1 साल के लिए। प्लीज रिया से कुछ मत कहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी नहीं। इस बारे में तुमने उसे बताया नहीं? क्या कहता कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन की थी ताकि मेरे सारे कर्ज उतर जाए, या फिर यह कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बस जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहता हूँ। देव ने यह महसूस ही नहीं किया कि पीछे से रिया भी आ चुकी थी। उसने जैसे ही देव के जाने वाली बात सुनी, वो देव के पास आई। कहाँ जा रहे हो देव? हाँ? देव शॉक था। उसने हैरानी से रिया की तरफ देखा। कहीं नहीं रिया, देव को भी मेरी तरह पार्टियों का शौक नहीं है, तो बस वही बातें हो रही थी। तुम लोग कैरी ऑन करो, मुझे निकलना होगा। बाय। बाय पापा। महेश कपूर के जाते ही रिया ने देव का हाथ पकड़ लिया। देव खामोश रहा। चलो ना देव,
अभी केक लाया है, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। नहीं, तुम्हारे दोस्त वैसे भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम अविनाश के साथ केक काट लो। तुम दोनों तो वैसे भी सब कुछ साथ ही रहते हो। अभी से तुम्हें इतनी जलन क्यों है देव? मुझे कोई जलन नहीं है रिया, तुम उसी के साथ केक कट कर लो। वैसे भी केक ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है देव, जैसी तुम्हारी मर्जी, रहो जैसे तुम्हें रहना है। ओह सो रोमांटिक, ऐसा लग रहा है जैसे वेडिंग एनिवर्सरी हो तुम दोनों की। एग्जैक्टली और असली हस्बैंड देव वो तो बस वेटर की तरह पीछे खड़ा है, फोटो लेने को तैयार। ओह हाँ देव, फोटो ले लो, मेरी बैटरी खत्म हो गई है। अरे निशा, देव को रहने दो, पूजा ले लेगी ना। हाँ, रिया ने सही कहा। देव सर को अपसेट मत करो। मैं क्यों अपसेट होने लगा? ठीक है, मैं फोटो ले लेता हूँ। बाकी सब लोगों के साथ रिया और अविनाश जैसे ही पोज देने के लिए खड़े हुए, प्रेम ने उन दोनों को टोका। इतना बोरिंग पोज, थोड़ा तो नजदीक आओ। प्रेम की बात सुनते ही रिया थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई। पूजा ने उसे टोकते हुए कहा, क्या रिया, हक तो करो। तुम तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम अपने बॉस के साथ फोटो खिंचवा रही हो। दोस्त है यार तुम्हारा, हक तो जताना चाहिए जैसे पति पत्नी करते हैं। पूजा की बात सुनकर देव ने घूर कर पूजा की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। क्या गाइस, तुम भी ना? अच्छा वेट, मैं अच्छा पोज करके दिखाता हूँ। अचानक अविनाश ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और गाल पर किस किया। एक पल का सन्नाटा। फोन देव के हाथ से गिर गया। उसकी सांस जैसे अटक गई। रिया भी उसकी तरफ थोड़ा हड़बड़ी से देखने लगी। अभी ये क्या था? रिलैक्स रिया, अरे फन था, एक फोटो ही तो है यार, तुम भी ना। देव झुककर अपना फोन उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी सन्नाटे में पूजा की फूहड़ हंसी सुनाई दी। गाइस चिल यार, इतना सीरियस क्यों हो गए सब? देव जल्दी उठाओ अपना फोन, केक काटने का मोमेंट मिस हो जाएगा। आप लोग केक काट लो, वैसे भी आजकल मैं हर चीज मिस ही करता हूँ। रिया जल्दी से देव के पास आई। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी नजर आ रही थी। वो सफाई देने लगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं रिया, आज पहली बार बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। देव ने फोन की स्क्रीन रिया की तरफ बढ़ाई। फोटो देखते ही रिया के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। तुम दोनों के लिए परफेक्ट पिक्चर आई है। रिया को थोड़ी शर्मिंदगी होने लगी। देव वहां से साइड हट गया। रिया केक काटने के लिए अवि के पास आई, पर अब उसके फेस से मुस्कान गायब थी। तुम्हें क्या हुआ रिया? फालतू ड्रामा मत करो, केक काटो ना। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इस बार उसे देव के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने एक नजर देव की तरफ डाली, जो भीड़ में भी अलग थलग दिख रहा था। एकदम परफेक्ट कपल फोटो। चलो देव, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। पूजा ने देव के हाथ से फोन छीना। वो अविनाश को फोटो दिखाने लगी। अविनाश के होंठों पर जीत वाली स्माइल थी। देव ने पूजा के हाथ से अपना फोन वापस लिया। ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता ही है, मेरी बहन हमेशा से अभी से प्यार करती आई है। तुम तो बस रीबाउंड थे। पार्टी में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। पूजा ने ही खामोशी तोड़ी और तेज आवाज में देव से बोली, रीबाउंड समझते हो ना? अभी को बुलाने के लिए रिया ने तुम्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हाँ पूजा, पर अब जब अभी वापस रिया की जिंदगी में आ गया है, तो फिर ये देव शराफत से उसकी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता? रिया ने हमेशा की तरह उन दोनों की बातों को मजाक में लिया। वो मुस्कुराते हुए देव के पास गई। देव तो मेरा मजनू है, कहाँ जाएगा? मजनू भी एक टाइम पर पगलाया सा इधर उधर फिर रहा था। ये तो बस एक ही जगह जम गया है, लीच की तरह। हाँ। वैसे तुम ही बताओ देव, अगर अभी दुबई नहीं जाता तो तुम्हें क्या लगता है रिया एक बार भी मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो वहां से जाने लगा। पूजा आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोक लिया।
गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे जैसे फटीचर को अविनाश की बदौलत ही तो ये लाइफस्टाइल देखने को मिली है। शानो शौकत की जिंदगी जी है तुमने। तुम्हें तो अभी को थैंक्स कहना चाहिए। देव जहर का घूंट पीकर रह गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसका तो अब जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो बस बाहर जाने लगा, पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, पूजा ने अपनी टांग अड़ाते हुए देव को फर्श पर गिरा दिया और फूहड़ता से हंसने लगी। देव को गिरते देख रिया देव की तरफ दौड़ी। देव, तुम ठीक तो हो? देव का माथा फर्श पर बजने से उसके माथे से खून बहने लगा। रिया ने पूजा की तरफ देखा और नाराजगी जताते हुए बोली, पूजा, ये क्या किया तुमने? हाँ रिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो जानती ही हो। इतनी भी चोट नहीं आई है, फालतू का ड्रामा कर रहा है नामर्द। हल्का सा धक्का लगते ही बेहोश। हस्बैंड है टिश्यू पेपर। रिया इधर उधर देख रही थी। उसे थोड़ी शर्म और घबराहट महसूस होने लगी। वो देव के करीब आई और धीरे से बोली, देव जल्दी उठो, सब देख रहे हैं। एम्बैरस कर रहे हो तुम मुझे। खून बहने की वजह से देव को लगा जैसे उसकी आंखों के आगे धुंधला सा होने लगा था। वो बेहोश होने लगा। दूसरी तरफ अविनाश, जो ये सब देख रहा था, उसने सोचा, कहीं इसके लिए रिया का प्यार जाग ना जाए। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अविनाश को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी छाती पकड़ी और दर्द से कराहने का नाटक करने लगा। ओह, ये मुझे क्या हुआ? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, रिया। अब सब लोग अवी की तरफ देखने लगे। भीड़ में हलचल मच गई। रिया देखो, कहीं अभी को हार्ट अटैक। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। रिया हैरान परेशान सी खड़ी हो गई। एक तरफ जमीन पर देव पड़ा था जिसके माथे से खून बह रहा था, और दूसरी तरफ अवी ने अपनी छाती पकड़ ली थी। देव, अवी। रिया कभी इधर देखती तो कभी उधर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिया, अभी की तबीयत ज्यादा खराब है, कुछ सीरियस लग रहा है, कुछ हो गया तो? तभी एम्बुलेंस का सायरन बजा। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ देव जमीन पर पड़ा था जिसके माथे से लगातार खून बह रहा था, तो दूसरी तरफ अविनाश दर्द से कराह रहा था। रिया ने देव को झिंझोड़ा। देव, वो क्या तुम? मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगी वो दिल का मरीज है, तुम्हें उसकी दवाइयाँ पता है, ये सीरियस मैटर है, ये तुम्हारी एक नॉर्मल आदत है। मुझ पर टाइम बर्बाद मत करो, उसके पास जाओ। रिया ने कुछ सोचा और फिर अविनाश के पास चली गई। देव, तुम इस बात से नाराज हो ना कि मैं अवी को पहले हॉस्पिटल ले गई और तुम्हें नहीं? अच्छा बाबा, तो पहले तुम्हें ले जाऊंगी, प्रॉमिस। देव ऑटो से खुद ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसके चेहरे पर उदासी देखकर रिया ने हमदर्दी जताने की कोशिश की, पर देव ने रिया से कुछ नहीं कहा। बस उसने रिया की तरफ एक फेक स्माइल दी। रिया को अभी भी अविनाश की चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से अवी के पास चली गई। देव खुद से ही बड़बड़ाया, क्यों करती हो ऐसे बातें जब निभाना नहीं जानती, या फिर निभाना चाहती नहीं? तभी रिया की फ्रेंड निशा, जो रिया के साथ ही हॉस्पिटल आ गई थी, देव के पास आई। फिर छोड़कर चली गई। वैसे देव, तुम उसके लिए बस एक ऑप्शन हो और देव उसकी असली चॉइस। वैसे तुम चाहो तो कोई अच्छी सी बीवी तुम्हारे लिए ढूंढ दूं? देव ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गए। डॉक्टर से पट्टी करवाने के बाद देव वापस घर लौट आया। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। देव ने चुपचाप टेबल पर डिवोर्स फाइल रखी और अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पूजा उसके सामने आ गई। ये लो, रिया ने तुम्हारे लिए दवाई भिजवाई है। देव ने पूजा के हाथ में पकड़े दवाई के पैकेट की तरफ एक नजर डाली, पर पैकेट नहीं पकड़ा। मेरे रास्ते से हटो, मुझे निकलना है। पूजा रास्ते से नहीं हटी, बल्कि देव का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पूजा, मेरे रास्ते से हटो। नहीं हटूंगी। ये चोरों की तरह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? बैग दिखाओ अपना। अब तुम मेरे बैग की तलाशी लोगे? हाँ। किस हक से?
ये मेरी बहन का घर है, इस घर पर हक है मेरा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। पूजा ने बैग छीनने के लिए हाथ बढ़ाया और देव के हाथ से बैग खींचने लगी। हाथ मत लगाना मेरे बैग को। ओ, आज रिया नहीं है तो बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। उसके सामने तो हमेशा चुप रहते थे। अब चुप नहीं रहूंगा, बहुत हो गया। देव ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। बैग दिखाओ अपना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। दिखाओ बैग। ठीक है, करो रिकॉर्डिंग, बता दो सबको मैं चोर हूँ, ठीक है? ओहो, ये तुम्हारी ड्रामा वाली एक्टिंग। तुम मुझे इससे इम्प्रेस नहीं कर सकते, ओके? डिवोर्स पेपर्स टेबल पर रखे। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। पूजा बिना पलक झपकाए हैरत से देव की तरफ देखने लगी। डिवोर्स? देव ने पूजा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके कदम मेन गेट की तरफ बढ़ गए। जाते हुए वो सोच रहा था, हाँ, डिवोर्स। इस शादी ने मुझे इज्जत तो दूर जिल्लत ही दी है, अब और नहीं। अब तक मेरा वजूद सिर्फ रिया के पति का था, अब मैं देव जोशी की जिंदगी जीऊंगा। दिन के 1:30 बज रहे थे, तभी दरवाजा खुला। रिया लिविंग रूम में दाखिल हुई। वो थोड़ी थकी हुई और डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। आते ही वो सोफे पर बैठ गई। देव, आ गई मैं। प्लीज कुछ खाने को दे दो और मेरे कपड़े रेडी करवा देना। हमेशा की तरह रिया अपना फोन देखने लगी। उसे लगा देव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने नजर उठाकर इधर उधर देखा। ये देव कहाँ रह गया? वो ऐसा तो नहीं करता, मेरे एक बार बुलाने पर तुरंत पहुँचता है। देव, देव कहाँ हो तुम? रूम में एकदम सन्नाटा था। रिया की आवाज सुनकर केयर टेकर अंदर से आया। मैम, देव सर तो घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं है? उफ, ये देव भी ना। केयर टेकर वहां से चला गया। रिया ने तुरंत एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। देव, कहाँ हो तुम? ये क्या बचपना है? रिया की नजर स्क्रीन पर टिक गई। मैसेज सेंड नहीं हुआ था। ये मैसेज क्यों नहीं जा रहे? नॉट डिलीवर्ड। रिया रूम में इधर उधर टहल रही थी, साथ ही बार बार फोन स्क्रीन पर चेक करने लगी, जैसे उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। देव ने फोन ऑफ किया है? देव, तुम भी ना। फोन ऑफ करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं। मुझे इंस्टेंट जवाब चाहिए। कॉल मी देव। रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से में उसने फोन सोफे पर फेंक दिया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी फाइल पर पड़ी। उसने फाइल उठाई। डिवोर्स पेपर्स? मेरे साइन इस पर कैसे हैं? ये कैसा फ्रॉड है? मैंने तो कभी ये साइन। रिया ने दोबारा सोफे के ऊपर फेंका अपना फोन उठाया और हड़बड़ाहट में देव का नंबर डायल करने लगी, पर नंबर नहीं लगा। उसने फिर फोन वहीं पटक दिया। अब रिया पागल सी हो गई। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर साइन मैंने कब? तभी उसे उस दिन का वो सीन याद आ गया। रिया, यहाँ साइन कर दो। हाँ ठीक है। एक दिन मैं सच में चला जाऊंगा। ओह माय गॉड, तो क्या मैंने उस दिन इस पेपर पर साइन किया था? नहीं, देव ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे लिए जान तक दे सकता था। वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा। वो ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। देव, ये गलत है। मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। तभी रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने दौड़कर फोन उठाया। पूजा का मैसेज नोटिफिकेशन था। उसने वीडियो क्लिप भेजी थी। रिया ने वीडियो प्ले किया। उसकी तो जैसे सांस ही थम गई। ये देव का वीडियो क्लिप था जिसमें वो कह रहा था, कह दो सबको मैं चोर हूं। रिया के हाथ कांपने लगे, पर उसने फोन कसकर पकड़ लिया। उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देव उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। पहली बार उसे देव को खोने का दर्द महसूस हुआ। देव, प्लीज वापस आ जाओ। देखो, ऐसा मत करो। अविनाश और पूजा रिया के पास आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे थे। रिया अभी भी उदास नजर आ रही थी। केयरटेकर खाना परोस रहा था। तभी प्रेम अंदर आया। उसने प्लेट से एक छोटा सा कटलेट उठाकर खाया। खाते ही उसने तुरंत थूक दिया। यक, ये क्या टेस्ट है? देव कहाँ है? बर्तन साफ करने के लिए रसोई में बैठ गया क्या? प्रेम के गुस्से से केयरटेकर घबरा गया।
प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? देव को बोलो फिर से बनाए। खाना बनाना भी भूल गया क्या? देव सर तो यहाँ नहीं है। क्या? कहाँ गायब है? अरे प्रेम, तुम यहाँ नहीं थे, मैं भी तुम्हें बताना भूल गई और रिया ने भी तुम्हें बताया नहीं। देव और रिया का तलाक हो गया है। क्या? कब? सब उस टीचर को भूल जाओ। अब ये पूछो रिया और अभी शादी कब कर रहे हैं? पूजा प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। किस बात का गुस्सा है बेब? तुम वैसे भी कहाँ प्यार करती थी उससे? रिया ने अभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप कटलेट का टुकड़ा मुंह में डालने लगी ताकि किसी को ये पता न चले कि वो कितनी परेशान थी। प्रेम उसे समझाने लगा। देव तुम्हारे लेवल का कभी था ही नहीं रिया। तुम्हारी वजह से ही एलीट महफिलों में घुस जाता था, वरना तो कॉलोनी मास्टर शेफ बनकर जिंदगी काटता अपनी। सुनो प्रेम, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। तुम देव को अभी कॉल करके घर बुलाओ। उससे कहो मैंने बुलवाया है, अभी इसी वक्त। मैम उनका फोन तो कई दिनों से ऑफ है, शायद उन्होंने नंबर ही बदल दिया। केयर टेकर की बात सुनकर रिया एक उदास खामोशी में डूब गई। पूजा से ये देखा नहीं गया। देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारा सो कॉल्ड पति तुम्हें छोड़कर भाग गया। शादी मुबारक गाइस। कितना नामर्द निकला, एक औरत को भी नहीं संभाल सका। प्रेम की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू भर आए। अविनाश ने जैसे ही रिया को इमोशनली टूटते हुए देखा, वो मन ही मन सोचने लगा, चल अविनाश, यही सही वक्त है। इतना सोचते ही अविनाश कुर्सी से उठा और रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रिया, मैं तुम्हें अपनाने के लिए पूरी तरह रेडी हूं। उसने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स खोला और एक चमकती हुई रिंग रिया के सामने पेश की। हैरत से रिया की आंखें फैल गईं। ऑफ कोर्स यार, रिया की हाँ ही है। रिया अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने बस धीरे से कहा, अभी ये क्या कर रहे हो? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देव का चैप्टर क्लोज हो चुका है रिया, अब फ्यूचर का सोचो। रिया की आंखों के सामने देव से जुड़ी यादें तैरने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। देव, तुम ऐसे नहीं जा सकते। देव। कम ऑन, उसने खुद डिवोर्स दिया है, ज्यादा मत सोचो। अब तुम फ्री हो और बेटर ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अविनाश ने रिंग आगे बढ़ाई। से यस रिया। रिया की उंगलियां कांपने लगी। उसने रिंग को छुआ तक नहीं। रूम में एक बार फिर भारी सन्नाटा छा गया। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। रिया की ऐसी बात सुनकर पूजा और प्रेम चौंक गए। अभी भी हैरान था। पूजा चिढ़ते हुए बोली, टाइम? किस बात का टाइम? पूजा, रहने दो। ऑफ कोर्स बेब, टेक योर टाइम। लेकिन मन ही मन अविनाश को रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर देव बेंगलुरु की सड़क पर कंधे पर बैग लटकाए तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने फोन पर एक नजर डाली और एक नंबर डिलीट किया। इधर प्रेम, पूजा और अविनाश रिया को देव को भूल जाने के लिए मना रहे थे, पर रिया कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रुको रिया, कहां जा रही हो? रिया ने तीनों की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकायत थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। अभी शायद वो अभी एम्बैरेस्ड है, उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसे कुछ दिन के लिए अकेला रहने देते हैं। पर अविनाश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगा, इतना क्या फ्रस्ट्रेट हो गई है ये? कहीं सच में उस कमीने से इसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। उफ, मैं ये नहीं होने दे सकता। अविनाश के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। प्रेम उसे तसल्ली देने लगा। रिलैक्स रवि, रिया तुम्हारी ही होगी। रिया को देव के बिना बहुत अकेला महसूस होने लगा। उससे रहा नहीं गया। वो सीधे अपने पापा से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गई। महेश कपूर पहले ही अपनी बेटी के लिए चिंता में थे। रिया अपने पापा के ठीक सामने सोफे पर उदास बैठी थी। महेश कपूर
रिया को समझाने लगे। रिया बेटा, तुम्हें तो खुद ही लगता था कि देव तुम्हारे स्टेटस का कभी था ही नहीं। अब जब वो चला गया तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अविनाश का भी डिवोर्स हो गया है। हो सकता है कि तुम दोनों का ही मिलना लिखा हो। रिया जैसे किसी सोच में डूबी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। पापा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं बेटा। पापा, मैंने देव को कभी डिवोर्स के लिए हाँ नहीं कहा। उसने फर्जी पेपर्स बनाए हैं। फर्जी? हाँ पापा, देव ने मुझसे क्या कहकर साइन करवाए मुझे तो याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। रिया, मुझे लॉयर का कॉल आया था। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा पेपर वर्क कंप्लीट है। तुम्हारा तलाक हो चुका है। नहीं पापा, ये नहीं हो सकता। गुस्से में रिया ने टेबल पर रखा कांच का गिलास पटक दिया। महेश कपूर घबरा कर खड़े हो गए। रिया भी गुस्से में वहां से उठकर बाहर निकल गई। मिस्टर कपूर खुद में बड़बड़ाने लगे। तो ये क्या सच में देव से प्यार करती है? अगर ऐसा है तो मेरी बेटी का दिल एक बार फिर टूट जाएगा। अगर इसे पता चल गया कि देव ने शादी नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। महेश कपूर ने कुछ सोचा और एक नंबर डायल किया। इधर रिया अपने पापा के घर से सीधे अपने घर पहुंची। वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए सीधे बेडरूम में चली गई। उसने देखा कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा था। उसे देव की याद आने लगी। वो सीधे बेड पर जाकर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। देव, क्यों दिया धोखा मुझे? क्यों आखिर तुम? तभी दरवाजे पर केयरटेकर ने नॉक किया। रिया ने अपने आंसू पोंछे। मैम, देव सर आपको धोखा नहीं दे सकते। सर वैसे नहीं थे। तुम्हें कैसे पता? जब वो यहाँ से गए उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। अगर सच में उन्हें आपको धोखा देना होता तो क्या सिर्फ वो 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाते? क्या तुम सच कह रहे हो? जी मैम, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। केयरटेकर वापस गया और देव का एक पुराना सा नाइट सूट लेकर वापस आया, जिसे देखते ही रिया चौंक गई।